तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हिस्टोरिकल टूरिज्म थ्योरी हिस्ट्री सैक का जो टॉपिक है मंदिर निर्माण शैलियों पर होने वाली है। ये जो वीडियो है वो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो चलिए दोस्तों, आज हम मंदिर निर्माण की शैलियों को कवर कर लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मंदिर निर्माण कब से शुरू हुआ, यानी कि उसका इतिहास क्या है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल के मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है। तो मंदिर निर्माण की जो कला है वो मौर्य काल से ही शुरू हो गई, लेकिन मंदिर निर्माण जो मेन रूप से स्टार्ट हुआ, मंदिरों में सजावट, ये सब चीज़ें गुप्त काल से शुरू हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है, संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनवाए गए। इनमें से महाबलीपुरम का रथ मंडप जो 5वीं शताब्दी का है। तो देखिए, कुछ मंदिर तो ऐसे थे जो संरचनाओं जैसे ईंटों के साथ बनाए गए, ईंटों के द्वारा बनाए गए, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे थे जिसमें जो चट्टानों को काट काट करके मंदिर बनाए गए। ठीक है दोस्तों, इसी में है गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे होते हैं। एक वर्गाकार चबूतरा है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। तो इस तरीके से गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो बनाए गए हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि आगे धीरे धीरे कैसे मंदिरों का विकास हुआ। कोठरी की छत भी सपाट है, वह अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी इस पर नहीं है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब है उसको चारों ओर से किसी बेदी से नहीं घेरा गया है, और उसकी जो ऊपर की छत है वो भी एक सपाट है, यानी कि आजकल के मंदिर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, उनकी छत इस तरीके से होती है, लेकिन जो गुप्तकालीन मंदिर थे उनकी छत सपाट हुआ करती थी इस तरीके की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें कि इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर हैं जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर है, बुमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठारी का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर आदि। देखिए दोस्तों, जब आप इन मंदिर की पिक्चर्स देखेंगे तो उनकी छत आपको सपाट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो आपने देखा ही होगा, ये बहुत फेमस मंदिर है। आप इन मंदिर को गूगल पे एक बार सर्च करके भी देख सकते हैं। मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे पंचायतन, भूमि विमान, भद्रभय, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। यानी 6ठी शताब्दी तक दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो एक समान ही थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मंदिर आप देखेंगे तो बहुत डिसिमिलैरिटी है उनमें। आप कोई भी पिक्चर अगर आपको दे दी जाए तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये दक्षिण भारत का मंदिर है और ये उत्तर भारत का मंदिर है। ठीक है, लेकिन 6ठी शताब्दी से पहले तक ये मंदिर एक समान हुआ करते थे, इनमें कोई भिन्नता नहीं थी। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण में 3 प्रकार की शैलियाँ आई। शैलियाँ इसमें नागर शैली है, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन्हीं 3 शैलियों को देखिए, आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस है उसमें बोला गया है कि मंदिर निर्माण के जो तीनों शैली है इसको कवर कर लीजिए। और लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक आया है कि मंदिर निर्माण की शैलियाँ बताइए, या फिर किसी एक शैली को पूछ लिया जाता है, जैसे द्रविड़ शैली पर आ जाता है या बेसर शैली पर। तो अब हम डीपली इन शैलियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि मंदिरों का विकास किस तरीके से हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नागर शैली। नागर शब्द जो है वो नगर से बना है। नागर शब्द किससे बना है? नगर से। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया, यानी नागर का शैली का निर्माण कहाँ पर हुआ? नगरों में। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यानी उत्तर में जो हिमालय पर्वत है और लगभग सेंट्रल इंडिया में जो है विंध्य पर्वत से इनसे बीच वाले एरिया में आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। मतलब 8वीं से 13वीं शताब्दी के जितने भी राजा थे सभी ने जो भी मंदिर बनाए वो इसी शैली से बनवाए हैं। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थितिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। देखिए, आपको याद रखना है कि जो नागर शैली है उसके मंदिर की जो छत है वो धीरे धीरे ऐसी होती चली जाती है, वो इस तरीके से समतल क्षेत्र से उठती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा पहले के जो मंदिर थे उनकी छत सपाट थी, लेकिन इस टाइम के जो मंदिर आए नागर शैली के वो इस तरीके की उनकी छत हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं जिनके नाम इस प्रकार है: मूल, गर्भगृह, उसके बाद है जंघा, कपोत,
शिखर, गर्दन, वर्तुलाकार, आमलक और कुंभ, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। तो इस शैली के जो मंदिर हैं अगर देखेंगे तो ओडिशा में कलिंग टाइप के मंदिर, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। चलिए हम दूसरी टाइप की शैली अब जान लेते हैं, जो है द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की जो शुरुआत है वो 8वीं शताब्दी में हुई। सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। मतलब इस मंदिर शैली का जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी तक बनी रहा। मतलब शासकों ने 18वीं शताब्दी तक इस मंदिर शैली से मंदिरों का निर्माण करा। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्राकार, गोपुरम, वर्गाकार या चतुष्कोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना इसमें शामिल है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो बहुमंजिला होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ऊपर मंजिल होती है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद यह ह्रासमान होनी शुरू हो गई। यानी पल्लवों से इसका शुरुआत हुआ और चोल से इसने ऊंचाइयां छू और विजयनगर काल के बाद धीरे धीरे यह मंदिर अब हम देखने को नहीं मिलते। ठीक है दोस्तों, तो आगे है चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, देखिए तंजौर का आपको बृहदेश्वर मंदिर याद रखना है, जो कि चोल शासक जो थे राजराज वन द्वारा निर्मित किया गया। 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। मतलब 1000 वर्षों पुराना है ये मंदिर, आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर आदि। ठीक है, ये द्रविड़ शैली के ही उदाहरण हैं। आगे है आपका बेसर शैली। बेसर शैली में जान लेते हैं नागर और द्रविड़ शैलियों का जो मिला जुला स्वरूप है उसे बेसर शैली कहा जाता है। यानी कि नागर शैली की कुछ विशेषताओं को अपना लिया जाए और बेसर शैली द्रविड़ शैली की विशेषताओं को अपना लिया जाए तो उसको बेसर शैली कह दिया जाएगा। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, यानी कि चालुक्य ने इसे एक्सेप्ट किया था। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर, इसमें गोपुरम भी बनाया गया है। देखिए गोपुरम जो है वो दक्षिण भारत के मंदिर थे, यानी द्रविड़ भारत की विशेषता थी, लेकिन इसका जो है वो वृंदावन में बनाया गया है, इसीलिए इसको बेसर शैली नाम दिया गया है। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का विकास में एक नया मोड़ आता है। आगे देखते हैं, इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चौल युगीन स्थापत्य तथा वैशिष्ट्य के साथ इसमें सामने आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी मंदिरों से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन भी मेरे दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो भी अपडेट होती है वो उस पर आ जाती है और आप वहाँ पर मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक है जिस पर आपको बिल्कुल भी कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।